हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो का जो टाइटल होने वाला है वो है बेसिकली ये है इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का जो 1947 से जो पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, तो उसके ऊपर आज तारिक फ़ातेह जी जो हैं वो अपने ओपिनियन शेयर करने वाले हैं हमसे। सो ये वीडियो बेसिकली सजेस्टेड है विद आरजू काज़मी ये वीडियो होगी एंड यकीनन आपको काफ़ी चीज़ें हम सबको जानने को मिलेंगी। सो यस, चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो ओरिजिनल वीडियो भी आप देख लीजिएगा, देखना चाहे तो यस, चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ तारिक फ़तेह साहब हैं जो कि ऑथर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। तारिक साहब, आज आपसे थोड़ा सा सीखने की कोशिश ये करेंगे कि पिछले 30 से 40 साल में आपने इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे बदलते हुए देखा। जैसे पहले बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, फिर नवाज शरीफ की आई, फिर इमरान खान की आई, बीच में एक दो बार आपको मालूम है डिक्टेटरशिप भी आ चुकी है। इसी तरह से भारत में जो पहले थी कांग्रेस की पार्टी थी और अब बीजेपी है, तो उन दोनों में क्या आपने फर्क देखा, क्या बेहतर था और क्या उससे बाद अगर या पहले जो भी कौन सी बेहतर आपको लगी और कौन सी आपको लगा कि नहीं उतनी अच्छी नहीं है गवर्नमेंट। और साथ ही इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस चाइना के साथ बिगड़ते बनते ही रहे। पाकिस्तान ने तो खैर बहुत ज्यादा बना के रखी, लेकिन आजकल थोड़े से यहाँ भी हालात ऐसे ही लग रहे हैं, जबकि चाइना के साथ इंडिया का हम कई बार क्लैश देख चुके हैं। तो कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये इस सियासत की पहल 47 से आप करें, क्योंकि जो पीरियड पाकिस्तानी खास तौर पे बिल्कुल कम इल्म रखते हैं या इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में, वो 1947 से 19 आप समझे 58-59 का जो दौर है, जिसके अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान का, जिसके अंदर यानी उस वक्त भी गवर्नर्स रूल आया, स्पीकर को हटा दिया गया। तो इट इज़ क्वाइट इसेंशियल कि पहले हम समझें कि 47 में इंडिया और पाकिस्तान के साथ ये क्या हुआ। इंडिया के अंदर 47 के बाद जो बहुत बड़ा एफर्ट था वो था प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में 200-300 जूनागढ़, हैदराबाद, ये जितने भी ये थे, हालांकि जूनागढ़ को तो पाकिस्तानी क्लेम करते थे, लेकिन उसके अंदर मानवाधिकार थी, तो मानवाधिकार इंडिया में चला गया। तो ये इश्यूज थे आपके इंडिया के लिए। वाज अ चैलेंज टू ब्रिंग ऑल दीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स इनटू द यूनियन एंड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बाद में अंबेडकर साहब ने प्रेजेंट की और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो आज है वो बना। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो 47 के अंदर सियासत हुई वो बड़ी अजीब थी कि बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर जनरल कैसे बने? मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने वाइसरॉय से पूछा कि किस पोजीशन की अहमियत ज्यादा है, यानी राज किस में ज्यादा है, ठाट वाट किस में, गवर्नर जनरल में या प्राइम मिनिस्टर में? उन्होंने कहा गवर्नर जनरल का रुतबा बड़ा होता है। उसने कहा फिर मैं, जिन्ना साहब डिड नॉट वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वांटेड टू बी द गवर्नर जनरल रिप्रेजेंटिंग द क्वीन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन्ना साहब की पहली पोजीशन थी किंग ऑफ इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव बनना इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी भूल जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया? और अब जिन्ना साहब बॉम्बे से थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। प्राइम मिनिस्टर कौन बना? वो शख्स जिसका फिर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था, वो आजकल के हरियाणा से आए थे अपने लियाकत अली खान। और जिस शख्स की गवर्नमेंट थी पार्लियामेंट में, जो पाकिस्तान के एमपीज थे पुरानी इंडियन पार्लियामेंट में, वो थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। उनकी एंट्री बैन कर दी पाकिस्तान में। तो लियाकत अली खान
پاکستان کی کوئی زبان بولنے والے نہیں تھے. ان کو نہ پنجابی, نہ بنگالی, نہ سندھی, نہ بلوچی, نہ پشتو, نہ گجراتی, کچھ نہیں آتی تھی. وہ پرائم منسٹر بن گئے اور جناح صاحب ہو گئے گورنر جنرل. سو یور اسٹارٹنگ پوائنٹ واز ویری فراڈولنٹ. ہونا یہ چاہیے تھا جناح صاحب ہوتے پرائم منسٹر, انگریز کو جس نے اپوائنٹ کرنا گورنر جنرل اپوائنٹ کر دیتا ہے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو, یہ کس کو. لیکن جناح صاحب کا جو کی آن تھی کہ مجھ سے زیادہ ٹھاٹ میں نہ کوئی ہو, اس میں پرائم منسٹر بنا دیا لیاقت علی خان. اب پرابلم یہ تھی کہ لیاقت علی خان کی سیٹ نہیں تھی پارلیمنٹ پاکستان میں, تو ان کو پھر لڑوایا گیا کسی کو ایسٹ پاکستان میمن سنگھ کے اندر ہٹا کے, چل بھاگ بھوکا بنگالی, ان ٹرمز میں ہم دیکھتے تھے نا ایسٹ پاکستان, وہاں سے ان کو الیکٹ کروا کے یہاں لے آئے اور یہاں پرائم منسٹر بنا دیا. اور وہ جو میجورٹی, جو واحد پروونس انڈیا میں جس نے مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, وہ بن گیا آلسو رین, نہیں ہوتا گھوڑوں کے ریسز میں جو پیچھے جن کی گنتی نہیں ہوتی, وہ اس میں ایسٹ پاکستان آ گیا. اس وقت اس کو ایسٹ بنگال کہتے تھے, ایسٹ پاکستان نام نہیں تھا. ایسٹ بنگال اور یہ باقی 4 پروونسز تھے, پنجاب, سندھ, بلوچستان آزاد ملک تھا. اگست کی 11 تاریخ کو اب کلات اسٹیٹ واز دی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف بلوچستان, جس کی ایمبیسی تھی پاکستان میں. یہ بھی پاکستانی کو اتنا تھوڑی پڑھتے ہیں ہم, اردو کی بکس بھی ہوتی تھی تو وہ حسینہ معین وغیرہ کی کچھ پڑھ لیتے تھے. تو وی آر ناٹ اویئر آف دیٹ. سو این انالیسز آف انڈیا اینڈ پاکستان بیکمز ریڈنڈنٹ بیکاز وی آر ناٹ, ہم زمین کی تہ کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ فاؤنڈیشن کیسی تھی. گتے کی فاؤنڈیشن پہ آپ ڈیموکریسی کھڑی کر رہے ہیں, وہ ذرا سی بڑی ہو وہ ٹوٹ گئی. جیسے ہی جناح صاحب مرے اور وہ ڈرگ روڈ پہ مرے, نہ پانی پینے کو, ایمبولینس کی انجن خراب ہو گئی, ان کے پلنگ کے نیچے اینٹیں رکھی گئیں تاکہ خون ان کے, یہ واحد دنیا کے اندر آپ سوچیں گے کسی کوئی بیمار ہو تو بجائے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے اسے زیارت بھیج دیا گیا جہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. اور جب وہ مرنے کے لیے آئے تو یہ لیاقت علی خان جا کے زیارت میں پوچھتے تھے کہ بڈھا مرا یا نہیں مرا. دیز آر ریکارڈڈ ڈائلاگز آف پیپل ہو نیو. ان کے جو ڈاکٹر تھے ان کی کتاب بین ہو گئی, جو لاسٹ منٹ جناح کے ساتھ گورنر ہاؤس جاتے وہ ڈگ روڈ پہ اللہ کو پیارے ہو گئے. جس دن پاکستان بنا اس سے 2 دن پہلے جناح صاحب نے تقریر کر دی کہ اس ملک میں نہ کوئی مسلمان ہے, نہ کوئی کرسچن ہے, نہ ہندو ہے, نہ پارسی ہے. اس ملک کے اندر ہر شہری جو ہے وہ ایک ایکول رائٹس کا پاکستانی, آپ کے مذہب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے سٹیزن شپ کا. دس از دی اوپننگ اسپیچ آف محمد علی جناح. اینڈ ان کے مرتے کے ساتھ ہی آبجیکٹو کمیشن بن گیا جس نے طے کیا کہ اس ملک کے اندر یہ اسلامی ریاست ہے اور اس میں اب یہی چلے گا. اور اس کے بعد سے آپ کے جو گورنر جنرل تھے, گورنر فرنٹیئر کے تھے اسکندر مرزا, یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا ہم کو گورے قبرستان کے اندر دفنانا پلیز. دے آر ناٹ بریڈ ان اینی. انہوں نے لکھ کے کراچی میں ہے نا عائشہ بھوانی, اس کے پاس گورا قبرستان تھا, تو وہاں ہیں ان کی قبریں. تو آپ ذہن سوچ رہے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے یہ بنائی ہے انگریز کی خدمت کرنے کے لیے ملک تھا, تاکہ روس سے جو فوجیں آ رہی سیکنڈ ورلڈ وار میں, اور افغانستان میں جو ظاہر شاہ کمیونسٹ رجیم کے ساتھ ہیں, اور ایران میں بھی آپ دیکھیں 53 کے اندر مصدق کی گورنمنٹ تھی, ان سب کو روکنے کے لیے پاکستان بنایا گیا اور انہوں نے پورا کام کیا. پنجاب میں بھی مسلم لیگ نہیں تھی, صوبہ سرحد کے اندر غفار خان کی گورنمنٹ تھی کانگریس کی, اور سندھ میں ایک ووٹ جی ایم سید who was اینٹی پاکستان, ان کے ووٹ سے سندھ جوائنٹ پاکستان بیسڈ آن دا پرومس کہ 1941 کے ریزولوشن کے تحت سندھ ول بی ون آف دا مینی اسٹیٹس آف پاکستان. یہ ورڈ جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹس تھا ریزولوشن میں, اس کو بعد میں دلی جا کے چینج کیا اور اسٹیٹس کا ایس ہٹا دیا تو ایک اسٹیٹ ہو گیا.
GM सैयद को दूसरा बनाया. उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे अल्लाह बख्श उमर, उनको असैसिनेट कर दिया आजादी से पहले ही. रिक्शे में जा रहे थे कि शिकारपुर के पास, धस करके उड़ा दिया. तो हमारी इंडिया की बर्थ हुई विथ अ बैकग्राउंड ऑफ जो 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो मूवमेंट चली कि अंग्रेज घर जाओ आपने, उसके अंदर कांग्रेस भी थी, उसके अंदर बेतहाशा और पार्टियां भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी. इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी क्योंकि बड़े लोग मारे गए. उसमें हिंदू नेशनलिस्ट भी थे, उसमें आपके मुसलमान अहरारी थे. बेलचा पार्टी, अगर आप ने नहीं पढ़ा होगा, खाकसार जो बेलचे लेके मार्च करते थे, ये सब का एक यूनाइटेड मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटेन के निकालो. मुस्लिम लीग का था कि आप नहीं जाएंगे जब तक हिंदुस्तान नहीं तोड़ा जाएगा. So we both, India and Pakistan, were born in a slaughterhouse of partition. कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, 6 मिलियन तो यहूदी वहां नाज़ीज़ ने मारे थे, 60 मिलियन लोग जंग में मारे गए थे, 14 मिलियन तो ये चाइना में जापानीज ने मारे थे. उसके अंदर अभी खत्म ही हुआ था कि 1,100,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लोग हमने एक दूसरे की गर्दनें काट दी. और परमानेंटली वो जगह लाहौर, पंजाब, जहां हिंदू मुसलमान सिख का ओवरलैपिंग सिस्टम था, एक ही जबान बोलते थे. उसमें बख्शी सिद्वा ज़ोरास्ट्रियन, वो भी पंजाबी बोलती थी, बाकी लोग भी बोलते थे. उसी को काट के 2 टुकड़े किया. सो द birth of Pakistan was in bloodshed over the symbolism of Islam and the rejection of our historical past. तो ये 2 चीजें हुई. हिंदुस्तान ने कहा कि हम अपने रूट्स में जा रहे हैं. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये उनके नेशनल एंथम में टैगोर का था, वो अडॉप्ट किया. हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया जो हमें समझ नहीं आता क्योंकि वो फारसी में लिख दिया, पाक सरजमीन का निज़ाम और पता नहीं क्या, किश्वरे हसीन शादबाद. कोई बंगाली नहीं इसको अंडरस्टैंड करता, कोई पठान पश्तून इसको नहीं पता ये क्या कह रहे हैं हम. पंजाबी तो खैर उनको परवाह नहीं होती, उनके पास पावर होता है और पैसा होता है, वो कहते हैं कोई भी रख दो, हमें क्या फर्क पड़ता. तो इन 2 चीजों को आप रखेंगे तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान ट्रेजेक्टरी शुरू से हुई टू बिल्ड अ सेक्युलर कंट्री जिसके अंदर जो मुसलमान रह गए थे उनको बहुत ज्यादा वीटो पावर्स मिल गए, यानी मुस्लिम फैमिली लॉ और ये सब. जो मुसलमान होता था उसको प्रोमिनेंट पोजीशन मिल रही थी क्योंकि नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाहते थे कि थर्ड वर्ल्ड में कहें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये पाकिस्तान नहीं करता. क्योंकि पाकिस्तान जॉइन द वेस्टर्न अलायंसेस, इसमें सीटो सेंटो ये था. बट इंडिया वाज सक्सेसफुल इन दैट वे कि उनकी स्टेट असेंबलीज बनी. उन्होंने प्रोविंसेस स्टेट्स को तोड़ के छोटा किया कि उनकी जबानों के तहत उनका स्टेट हो. यानी मद्रास जो एक था उसको काट के तमिलनाडु और केरला बना, या जरा ऊपर जाइए वहां भी. हमारी डाइवर्जेंट डेवलपमेंट से उनका 1951 में पहला इलेक्शन हो भी चुका. उनके यहाँ जो एजुकेशन मिनिस्टर्स पहले 3-4 आए थे, चागला साहब हों या अपने अबुल कलाम आज़ाद हों, उन्होंने बड़ा अपना रोल प्ले किया कि हिंदुस्तान में हिंदूइज्म की जो रूट्स हैं उसको हटाया जाए, जिसके आज हम नतीजे देख रहे हैं कि बैकलैश हो रहा. पाकिस्तान में पूरा रिजेक्ट करके अपने आप को अरब और तुर्क की औलादों में, और वो आया सब आपका यूपी से, बिहार, उर्दू बोलने वाले. तो उर्दू आपने बंगाल पे नाफिज कर दी, वहां बगावत शुरू हो गई. सिंध के अंदर सिंधी बैन कर दी, और उसके बाद बैन करने के बाद प्रोविंस को डिसॉल्व कर दिया और बोला कि सिंध, पंजाब और फ्रंटियर ये सब एक है, उनका कैपिटल है लाहौर. अब सोचे लियारी से आदमी गदागाड़ी लेके जा रहा है लाहौर की मेरा कैपिटल वहां. भी बैन कर दी. ये 4 प्रोविंसेस फिर 1972 के 71 में बने जब 1 यूनिट टूटा. सो
both countries developed in different tangents. One had to be tolerant for it to survive, to show the world that they are secular, and Pakistan had to be intolerant to show the world that it is an Islamic state. जैसे ISIS है, ISIS तो अब बनी, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो 47 में बना, और इसका कोई कंसेप्ट नहीं था. पूरी तारीख इस्लाम में कभी इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है. खिलाफतें होती थी, उस खिलाफत उस्मानिया ने अरबों पे 600 साल हुकूमत की स्लेव बना के. ईरान और तुर्की की जंगें होती रही, ईरान को ब्रिटेन सपोर्ट करता था इन दी 16th-17th सेंचुरी, ताकि तुर्की जो यूरोप की तरफ जा रहा है उसको पीछे से रोके. सो वी आर पाकिस्तानीज वर प्रीटी कंफ्यूज, स्पेशली पंजाबी जो अपनी जबान छोड़ने के लिए तैयार था, और महाजिर जो अपने आप को समझता था कि वो तो रसूलुल्लाह की तरह हिजरत करके आए, बस अब तो नया मदीना बनेगा वहीं और यहीं पे इस्लाम आएगा. उन्होंने जमात इस्लामी को कराची में गढ़ बनाने दिया. बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ ही नहीं. पहला इलेक्शन हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, जहाँ ऑपोजिशन की जगतू फ्रंट ने रूलिंग मुस्लिम लीग की को एक सीट जीतने दी सिर्फ. जब आपके ये शायरों को और जो मुशायरों में और इधर उधर बैठते थे और पंजाबी जो बनना चाहते थे उर्दू स्पीकिंग, उन्होंने देखा कि इलेक्शन में तो ये पिटाई होगी, उन्होंने फिर की इलेक्शन कराते ही नहीं. 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया विदाउट इनपुट फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान असेंबली. 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इलेक्शन होना था 1959 में, उसमें आ गए फील्ड मार्शल अयूब खान, उससे पहले सिकंदर मिर्जा, और आपके प्यारे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने 1959 जनवरी का इलेक्शन कैंसिल कराने के लिए 1958 में असेंबली डिसॉल्व कर दी और मिलिट्री कू हो गया. सब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा घर जाओ, अब फौज आएगी, सड़कों पे परेड करेगी, और छोटे छोटे मुन्ने बच्चे कहेंगे अल्लाह कितना मजा आ रहा है. एक डायलॉग है सत्यजीत रे की फिल्म में. सो गाइज, ये वीडियो थी जो कि तारिक फ़ातेह जी की वीडियो थी, और जिसमें तारिक फ़ातेह जी जो है वो बात कर रहे थे आरज़ू काज़मी से पॉइंट ऑफ व्यू में. अच्छा, ये जो बेसिकली वीडियो थी इसमें हिस्ट्री के बारे में बेसिकली डिस्कस किया गया है, जो कि इससे पहले हमने जो वीडियोस देखी हैं इनकी, तो उसमें भी इस तरह की हिस्ट्री पे ही डिपेंडेंट वीडियो थी. अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो इसमें मुझे मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट थी, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब डेथ हुई थी तो मैंने जो पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक से, तो उनको जो है वो हॉस्पिटलाइज किया गया और उनकी डेथ हो गई वहीं पर. तो इसमें अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस का बड़ा इशू हुआ था, फिर उसके बाद जो मतलब अंदर की जो कहानी है वो सारी स्टोरीज में बताई गई है कि एम्बुलेंस का मसला था, फिर इनको लेकर गए तो वहाँ पर ऐसे कहा गया कि बुढ़ा मरा कि नहीं. यार ये बड़ा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि नॉर्मली लोग ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं जानते. और फिर जिन्होंने लास्ट टाइम मोहम्मद अली जिन्ना जी के साथ गुजारा, उन्होंने हालांकि बुक भी लिखी तो उसको भी उन्होंने बैन करवा दिया. तो ये तो एक नाइंसाफ़ी हो गई उन लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में, लेकिन उनको हिस्ट्री एक्चुअली पढ़ाई कुछ और जा रही है. तो ये चीज़ मेरे लिए भी सीरियसली शॉकिंग थी. और अब दूसरे लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा. मैं लकी हूँ कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चल गया. तो दूसरा फिर उसके बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी की जब डेथ हुई थी तो उससे पहले उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी की थी कि यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी नहीं है, यहाँ पर सब एक हैं. इस मुल्क में, पाकिस्तान में कोई मज़हब के नाम पर नहीं होगा कि मज़हब में मुसलमान ज़्यादा हैं तो उनको पाकिस्तान में उनका ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है. सब लोग इक्वल हैं यहाँ पर. और ऐसा है क्योंकि ये मैंने 14 निकात पढ़े थे, 14 निकात जो थे वो हमने पढ़े थे, और उसमें जो है इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर फोकियत नहीं है.
मतलब कि ऐसा नहीं कि वो गोरा काला बोलें, या फिर जो है वो यहाँ पर मज़हब के नाम पर किसी को कोई फोकियत नहीं है, मतलब कि सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं। सो यहाँ पर कोई मज़हब के नाम पर किसी से नहीं करेगा, सब बराबर हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारी इसके ऊपर बातें लिखी गई थी 14 निकात पाकिस्तान में, और जो है वो भारत में जब डिवाइड हुआ था उस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी जंगें चल रही थी, और वर्ल्ड वॉर मेरे ख्याल से 2 चल रहा था। और फिर उसके बाद हिंदू मतलब और मुस्लिम्स और मतलब पाकिस्तान और भारत ने मिलकर जो है वो उनसे जान छुड़वाई, और फिर उसके बाद फिर डिवाइड हुआ। डिवाइड होने के बाद फिर पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हो गया। पहले तो वो एक ही कंट्री थी। तो अब जो उस टाइम पर जो बेसिकली बांग्लादेश जो था वो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को संभाला नहीं और उनको अपने आप से अलग कर दिया। और उसका कहीं ना कहीं रीज़न ज़ुबान का था, क्योंकि ज़ुबान उनकी बांग्लादेशी थी, उर्दू उन पर मसलत करना चाहते थे। दूसरा रीज़न मेरे ख्याल से कहते हैं कि काला और गोरे होने का भी है। अब हमने तो ऐसा ही सुना है और डिफरेंट हमने डिबेट्स भी देखी हैं, तो उसमें यही जिक्र किया गया है कि जो है वो ये सारी चीज़ें हैं कि उनकी नस्लें चेंज करने की बात की जा रही थी। तो यार लेकिन ये हमारे लिए, मैं कहूँगी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात होगी कि हम लोगों ने एक इतना बड़ी जो जगह थी उसको हमने छोड़ दिया, अपने हाथों से निकाल दिया, और वजह भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे, हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह उस टाइम की जो गवर्नमेंट्स थी वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग फेल हो गए। और इस पाकिस्तान का भी यही है कि अब इन्होंने बांग्लादेश को इसमें बांग्लादेश चला गया, और साथ में अब जो है वो जैसे कि ये भी बता रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है वो एक अलग सेपरेट मुल्क हुआ करता था, और उसका जो एम्बेसी है वो भी पाकिस्तान में थी, तो इन्होंने कब्ज़ा किया उस पर और ये सारी चीज़ें। तो अभी तो ये हमें तो शुरू से ही यही बताया गया कि, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है और पहाड़ी इलाका है, और गवादर भी उसी साइड पे लगता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है और मैंने वहाँ पर जाना भी ज़रूर है, और मैंने व्लॉग भी बनाना है वहाँ पर। एंड डेफिनेटली यार आई होप कि सारी चीज़ें जो हैं वो टाइमली सॉर्ट आउट हो जाए। और अब तो भारत के साथ इतने हालात बुरे चल रहे हैं, जैसे कि जो चाइना है, चाइना का भी भारत से हालात ख़राब चल रहे हैं, पाकिस्तान से तो बेहतर हैं, लेकिन ये है कि भारत का पाकिस्तान से भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, चाइना से भी नहीं है, और लेकिन पाकिस्तान के साथ तो अब बेहतर होने जा रहे थे। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर यही रीज़न है कि पाकिस्तान की जो है वो सेपरेट हुए हैं, तो इस चीज़ की वजह से इन लोगों की आपस में बन नहीं पा रही है। तो क्योंकि लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इस तरह की कभी भी मैंने किसी भी कंट्री के साथ लड़ाई होते हुए नहीं देखी है। दोनों कंट्री एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, दुश्मनी बनाकर बैठी हुई हैं। तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी मुझे लगता है कि ये दोनों अगर कभी सेपरेट ना हुए होते या फिर ये अलग अलग दूर दूर होते, इनका कोई ताल्लुक ना होता सेपरेशन का, तो मुझे लगता है कि ये इस कदर लड़ाइयाँ नहीं होती जिस कदर अब हैं आज के दौर में। और साथ में बस और कश्मीर का भी इशू साथ में चल रहा है, तो यकीनन शायद वो भी रीज़न हो सकता है। और बाकी और भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि अब तक पाकिस्तान में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये सारे मामला जो हैं वो हम सबको देखने पड़ रहे हैं कि इनके मामला जो हैं वो सही नहीं हो रहे, पाकिस्तान के और भारत के। और उसमें फंस कौन रही है? हमारी गरीब अवाम, हमारे मासूम लोग। और बाकी मैं यही कहूँगी कि यार अब जो हो गया सो हो गया है। जिनको जहाँ पर जाना था, जहाँ पर उनके नसीब की ज़मीन लिखी हुई थी, सिटीज़नशिप लिखी हुई थी, वो लोग वहाँ चले गए हैं।
اب یہ ہے کہ بس ہمیشہ امید اچھے کی کریں، پازیٹیوٹی پھیلائیں، اور بس یہی ہے کہ آنے والا وقت بہتر ہو سب کے لیے. میری تو بس یہی دعا ہے، اور سب اچھا ہو جائے ان فیوچر، سب کے ریلیشن اچھے ہو جائیں. سو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. میرا بیک اپ چینل بھی ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں، اور لنک ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں. ولاگنگ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اس کا بھی لنک دے رہی ہوں. اچھا ڈوسا ولاگ میں نے بنایا ہے، اس کو آپ دیکھیں کیسا لگا، اس کا بھی مجھے بتائیے گا، ریویو دیجیے گا. سو یس، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. بائے.